7 अक्टूबर तिब्बत के इतिहास का वो काला दिन जब चाइनीज आर्मी ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 10 मार्च 1959 को चाइनीज गवर्नमेंट ने दलाई लामा को इनवाइट किया था एक स्पेशल थिएटर परफॉर्मेंस के लिए, जहां पर चाइनीज ने एक डिमांड की दलाई लामा को कि वो वहां पर बिना बॉडीगार्ड्स के पहुंचे। जिस बात का पता तिब्बत के लोगों को पड़ जाता है और वो सोचते हैं कि शायद चाइना या तो दलाई लामा को किडनैप करने वाला है या तो वो उनको मारने वाला है, जिस वजह से लोग दलाई लामा को बचाने के लिए वहां पोटला पैलेस से भगा देते हैं और इंडिया में उनको शरण लेनी पड़ती है। दलाई लामा के तिब्बत से भागने की वजह से तिब्बत की एक पीसफुल जमीन पर चाइना कब्जा कर लेता है और वो उसको अपनी टेरिटरी में ऐड कर लेता है। इस पर राज करने वाली सबसे पहली डायनेस्टी यारलंग डायनेस्टी थी और उनके राजा नामी सोंगस्चन सबसे ताकतवर थे और उनके ही राज में लहासा को तिब्बत की कैपिटल बनाया गया था, जिस वजह से लगभग 7वीं और 9वीं सेंचुरी के बीच में तिब्बत को सेंट्रल एशिया का एक पावरफुल किंगडम माना जाता था। पर इसके बावजूद भी तिब्बत और चाइना की बाउंड्री को लेकर कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। लगभग 200 साल तक चाइना और तिब्बत का आपस में बाउंड्री को लेकर टकराव चलता रहा और दोनों एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन ये सब कुछ तब थम गया जब चाइना ने तिब्बत की बढ़ती पावर को देखा और चाइना ने तिब्बत को एक एग्रीमेंट के लिए मनाया और उनसे ये प्रॉमिस किया कि तिब्बत और चाइना आपस में एक दूसरे की बाउंड्री को कब्जाने की कोशिश अब से नहीं करेंगे। पर हम सब लोग चाइना की फॉरवर्ड पॉलिसी के बारे में जानते हैं कि वो अपनी बातों को, अपने प्रोमिसेस को कभी कभी तोड़ भी देता है। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे तिब्बत और चाइना के इन्वेजन्स के बारे में। दोस्तों, पहली बार तो तिब्बत में इन्वेजन्स के 2 कारण थे। एक तरफ तो बुद्धिज्म अपने एक आइडेंटिटी बना चुका था तिब्बत में और दूसरी तरफ तिब्बत की पॉलिटिकल पावर जो थी वो कमजोर होती जा रही थी और तिब्बतनी एम्पायर कमजोर हो गया था, जिस वजह से 1240 एडी में मंगोलियंस ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और उसी के साथ साथ ही चाइना के कई बाउंड्रीज को भी अपना लिया और उस पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन मंगोलियंस ने अपने रूल में कभी चाइना और तिब्बत की बाउंड्री को इकट्ठा आपस में नहीं जोड़ा था और ना ही उनके कल्चर को आपस में इकट्ठा किया था, जिस वजह से समय बदलता गया और चाइना और तिब्बत में कई डायनेस्टीज उभरी। पर चाइना का ये मोटिव कि तिब्बत को कब्जाने का ये कभी भी खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से दोनों देशों में टकराव चल रहा था, जिसको देखते हुए 1717 एडी में मंगोलियंस ने तिब्बत पर फिर से हमला किया और इस टाइम चाइना तिब्बत की हेल्प करके एक तिब्बत का सेवियर बनकर आया था और उन्होंने मंगोल्स को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद चाइना में आई किंग डायनेस्टी, किंग्स इन्वेजन एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन तिब्बत। 1720 एडी में चाइना में किंग डायनेस्टी का रूल था और उन्होंने मंगोल्स को तिब्बत से बाहर निकाल दिया और तिब्बत को बचा लिया था मंगोल के कब्जे में। पर उन्होंने अपना फायदा ढूंढते हुए तिब्बत के 2 प्रोविंसेस खाम और आमदो को कब्जा लिया और अपनी टेरिटरी में ऐड कर लिया और उन दोनों टेरिटरीज का नाम भी चेंज कर दिया था चाइना ने। किंग डायनेस्टी की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने नेपाल, वियतनाम, कोरिया और मंगोल के कई हिस्सों को अपने कब्जे में भी कर लिया था। लेकिन इंडिया किंग डायनेस्टी के कब्जे से बचा रहा क्योंकि इंडिया में तब तक ब्रिटिश एम्पायर का रूल आ गया था। ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना और इंडिया को कब्जाने के ख्वाब खत्म होने की वजह से ब्रिटिशर्स का एक नया ख्वाब आया कि वो तिब्बत को कब्जा लें। इसी के दौरान ब्रिटिशर्स की अब नजर तिब्बत में भी थी कि वो तिब्बत को भी कब्जा लें, पर वो रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर की आपस में लड़ाई की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे और रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच चल रही एक ग्रेट गेम की वजह से तिब्बत पे कंट्रोल करना सेंट्रल एशिया में ब्रिटिशर्स को साबित कर सकता था, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने 1904 एडी में तिब्बत की कैपिटल लहासा को कैप्चर कर लिया था और जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने तिब्बतियन के साथ लहासा कन्वेंशन को साइन भी कर लिया था। पर ब्रिटिशर्स ने
ल्हासा को और तिब्बत को बचाने के लिए, रशियन एम्पायर से दूर रखने के लिए चाइना से एक ट्रीटी साइन की 1906 में, जिसके रिजल्ट्स में ब्रिटिशर्स ने तिब्बत का कंट्रोल अब चाइना के हाथों में दे दिया था, जिस वजह से चाइना के एक इन्वेजन की वजह से तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल और ज्यादा मजबूत होता रहा और तिब्बत चाइना के जाल में फंसता रहा। 1912 में किंग डायनेस्टी का फॉल हो गया और चाइना में एक सिविल वार शुरू हो गई और इसी मौके का फायदा उठा के तिब्बत ने चाइनीज ट्रूप्स को ल्हासा से बाहर निकाल दिया और तिब्बत के दलाई लामा ने तिब्बत को फिर से एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन तिब्बत की आज़ादी ब्रिटिशर्स के साथ साथ चाइना को भी रास नहीं आई थी, क्योंकि तिब्बत की आज़ादी का मतलब ये था कि रशियन एम्पायर का तिब्बत पर डोमिनेंस आना और डोमिनेंस के लिए चाइना और इंडिया के लिए खतरा बनना। इसलिए ब्रिटिशर्स का भी यही मोटिव था कि तिब्बत में चाइना का रूल होना। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने चाइना और तिब्बत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे हम बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन होते ही बाद में कुछ समय बाद चाइना ने एग्रीमेंट को मानना ही बंद कर दिया था। साल 1949 में चाइना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनकर उभरा और इसी के साथ ही तिब्बत की शांति के दिन भी खत्म हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पर चाइना कम्युनिज्म के रास्ते पर चल रहा था और माओ जेडोंग चाइना के प्रेसिडेंट बने, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो तिब्बत को चाइना में ऐड करे, क्योंकि माओ जेडोंग एक कट्टर कम्युनिस्ट थे और वो मानते थे कि तिब्बत ही चाइना का हिस्सा है। जिस वजह से तिब्बत पर रूल करने के लिए माओ जेडोंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो तिब्बत में एंटर हो और तिब्बत सरकार को बातचीत करने के लिए प्रेरित करें, जिस वजह से 5 मिलियन ट्रूप्स चाइना के तिब्बत में एंटर होते हैं और तिब्बतियन आर्मी उनको रोकने के लिए नाकाम हो जाती है, जिस वजह से उनको बाद में एक बुरे टाइम से गुजरना पड़ता है। और उसी के साथ ही 15 साल की उम्र में ही 14th दलाई लामा ऑफ तिब्बत को हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाता है, क्योंकि तिब्बत में स्पिरिचुअल गुरु को ही सबसे बड़े लीडर के तौर पर देखा जाता है। पर दलाई लामा के आने के बाद तिब्बत में अभी भी हालात वैसे ही रहते हैं, लेकिन मजबूरी में तिब्बत को चाइना के साथ नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं और चाइना द्वारा उनको ये प्रॉमिस किया जाता है कि दलाई लामा को ही वहाँ का हेड बनाया जाएगा और उनको ये प्रॉमिस भी किया जाता है कि तिब्बतियन कल्चर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी और इसी के साथ ही तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया जाता है। पर आने वाले सालों में चाइना अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता और ये एग्रीमेंट तिब्बत के लिए एक मुसीबत बन जाता है। एक एक करके चाइना अपने एग्रीमेंट से मुकरने लगता है और चाइना न केवल पॉलिटिक्स में बल्कि तिब्बतियन की मोनास्ट्रीज को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि चाइना का तिब्बत को लेकर 1 कंट्री 1 कल्चर और 1 नेशन का ख्वाब होता है और जिसे पूरा करने के लिए माओ जेडोंग पूरी कोशिश करते हैं और सभी पैंतरे अपनाते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे करके चाइना तिब्बत के कल्चर्स को भी खत्म कर देता है और तिब्बतन की आज़ादी भी अब खत्म होने लगती है और चाइना अपने कल्चर को तिब्बत के लोगों पर इम्पोज करने लग जाता है, जिस वजह से तिब्बत के लोगों को गुस्सा भी आ जाता है और उनमें रेवोल्यूशन की भावना बढ़ने लगती है, जिसमें कई लोगों ने तिब्बत के गांव को भी जला दिया होता है। साल 1959 में तिब्बत में एक रेवोल्यूशन की एक ऐसी आग देखने को मिलती है जहां पर चारों तरफ हंगामा मच जाता है और तिब्बत की कैपिटल ल्हासा में भी तनाव बढ़ जाता है, जिस वजह से चाइनीज सरकार दलाई लामा को एक स्पेशल थिएटर प्रोग्राम के लिए इनविटेशन भेजती है और उनसे ये डिमांड की जाती है कि वो वहाँ पर बिना बॉडीगार्ड्स के पहुँचे, जिसका इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि तिब्बतियन लोग ये सोचते हैं कि दलाई लामा को चाइनीज आर्मी मारने वाली है या उनको ये किडनैप करने वाली है, जिस वजह से अपने लामा को बचाने के लिए तिब्बत की जनता सड़कों पर उतर आती है और बढ़ते तनाव के बीच दलाई लामा और चाइनीज सरकार के बीच का कम्युनिकेशन टूट जाता है और चाइना तिब्बत पर कब्जा कर लेती है। पर दलाई लामा तिब्बत से भाग जाते हैं और वो भागते भागते इंडिया के पास इंडिया से शरण लेने के लिए आते हैं
और चाइनीज आर्मी दलाई लामा को पकड़ने के लिए एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशंस शुरू करती है और दलाई लामा के तिब्बत छोड़कर जाने से तिब्बत चाइना का एक पार्ट बन जाता है।